इसमें डी ब्लॉक में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई के पॉइंट्स अब लेके चलना है, एक हम लोग को पढ़ना होता है आयोनाइजेशन इनथैल्पी। आयोनाइजेशन ठीक देखोगे, आयोनाइजेशन इनथैल्पी। ठीक है, अब यहां क्या है लिखोगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव electron, the amount of energy required to remove electron from outermost orbit, of an isolated gaseous atom, is called ionization enthalpy, अब देखो, जैसे मान लो कि कोई एक एटम है गैसियस स्टेट में है, तो अब एटम है गैसियस स्टेट में, ये न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और यहां इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या करता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एनर्जी देना होगा। तो मान लो एक तुम यहां पर एनर्जी दिया, एनर्जी का किया लगाया, ठीक है। तो जब एनर्जी दिया, एनर्जी लगाया, तो यहां से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहां पर एक प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो गया गैस। एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक प्लस हो जाएगा। तो अब ये जो एनर्जी निकला, इसी को कहते हैं क्या चीज, आयोनाइजेशन इनथैल्पी। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन इनथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी लगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कह दिए फर्स्ट मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगा उसको क्या कर दिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन इनथैल्पी। यानी यहां जो IE लिखे, IE1, यानी इसको कह दिए क्या चीज, फर्स्ट आयोनाइजेशन इनथैल्पी। ये हो गया फर्स्ट आयोनाइजेशन इनथैल्पी, ठीक है। अगर अब देखो, अब चूंकि ये इसके फोटो बनाए हैं कि एटम है, गैसियस एटम है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट में क्या है, बॉन्डेड है। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है। तो न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट हमको इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है। तो हमको एनर्जी क्या करना होगा, लगाना पड़ेगा। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या कह दिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन इनथैल्पी। अब देखो कि जब ये न्यूट्रल एटम है, अगर मान लो ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसको कह देते हैं क्या चीज, सेकेंड आयोनाइजेशन इनथैल्पी। क्या कहेंगे, तो आप सेकेंड आयोनाइजेशन इनथैल्पी कहेंगे तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पर IE2 हो गया, इसको क्या कह दिए, सेकेंड आयोनाइजेशन इनथैल्पी, इसको कह दिए सेकेंड आयोनाइजेशन इनथैल्पी। अगर वैसे ही मान लो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले, मैंने M2 प्लस कैटायन से अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है, तो अब यहां पर यह हो जाएगा M3 प्लस, ये हो जाएगा गैस, और ये इलेक्ट्रॉन निकल, इसको हम क्या कह देंगे, तो इसको कह देंगे थर्ड आयोनाइजेशन इनथैल्पी, इसको कह देंगे थर्ड आयोनाइजेशन इनथैल्पी। अब देखो, जब पहली बार यहां जब न्यूट्रल एटम है तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब जब कैटायन बना,
अब इसके पास प्रोटॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा। थर्ड निकालने जाओगे तो उसे, यानी यहां पर अगर हम कहें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो हमारा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से ज्यादा होगा और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से ज्यादा। ठीक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम जब तक आप इसका बेसिक नहीं समझेंगे, डी ब्लॉक का जो एक क्वेश्चन फिक्स है आप सीबीएसई यहां से, तब तक आप इसका जवाब क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है समझ में आए, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब देखो कि अब हमको समझना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लिखो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने समझो कि हम 11 का भी टॉपिक यहां पढ़ा करता हूं, तो आपको मेन टॉपिक पर ले जाना चाहते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जैसे मान लो पहला है एटॉमिक साइज, पहला क्या है, एटॉमिक साइज। तो मान लो एक एटम है ए और एक एटम है बी। एटम ए जो है हमारा ये छोटा है और एटम बी जो हमारा है ये बड़ा है। ठीक है, अब देखो, अब यहां इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के करीब है और यहां इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर है। तो यहां न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, यहां न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा, कम। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा। यानी हम कह सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है एक का, वह आयोनाइजेशन एनर्जी और बी से क्या है, ज्यादा है। यानी जिसका साइज छोटा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या चीज, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज छोटा आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, साइज बड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी कम। ठीक, नोट कर। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट तो नया ही हो, जाके पढ़ाए हुए हैं, ये हम लोग पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, फिर भी देखो कितना इंपॉर्टेंट ये पढ़ चुके, सारा क्वेश्चन सीबीएसई में मेन पॉइंट है, एक भी ऑप्शन नहीं रहता है। अच्छा, कभी ऐसा क्वेश्चन होगा ऑप्शन वाला तो हो सकता है और वाला नहीं बने, एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है और, तो वहां पर अब स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या है। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींच रहा है, जितना फोर्स लगेगा उतने फोर्स अपनी ओर खींचेगा। लेकिन इसके अंदर में अगर इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये भी निगेटिवली चार्ज है, ये भी निगेटिवली चार्ज है, आउटर मोस्ट वाला भी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसको अंदर करेगा तो जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये इसको बाहर की तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस इनर इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं, क्यों घटेगा, कि ये रिपल्ट कर रहा है। तो जितना ज्यादा रिपल्शन करेगा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम यहां कह सकते हैं ये हमारा हो गया इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर से इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं क्या कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑन outermost electrons decreases due to presence of inner cell electrons घटे माने इनर सेल इलेक्ट्रॉन का नहीं घट रहा, कह रहा है। ठीक है, कि जितना घटेगा, जितना कम होगा, जितना अमाउंट घट रहा है
उसी को कहते हैं क्या चीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, मान इसके चलते घट रहा है, लेकिन कहता है कि जितना घट रहा है, ठीक है, इसका डिफिनीशन ही होता है क्या चीज, द डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ attraction due to presence of inner electrons, known as screening or shielding effect, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। जितना घटेगा, द डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना घट रहा है, यह जितना घटेगा, डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, अब देखो, अगर हम कहें कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, more shielding effect, less nuclear attraction force, less shielding effect, more nuclear force of attraction। ठीक है, इसको लिख लो। more shielding effect का रिजल्ट क्या होगा, less nuclear force of attraction, nuclear force of attraction। ठीक है, और less shielding effect, more nuclear force of attraction, अगर लेस shielding effect है तो मोर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मोर shielding effect है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है समझ में। अब यहां देखो कि अब यहां पर एक चीज हम लोग को समझना होता है कि शील्डिंग इफेक्ट होता किसका है। अच्छा, तो अगर मोर शील्डिंग इफेक्ट है, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है, तो यहां पर एक चीज हम लिख सकते हैं, लेस आयोनाइजेशन है। जहां शील्डिंग इफेक्ट मोर होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो आयोनाइजेशन भी क्या होगा, कम होगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो यहां एक और बात लिख सकते हैं, मोर आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि यह है न्यूक्लियस और एस सबसेल एस्फेरिकल होता है। एस सबसेल क्या होता है, एस्फेरिकल। सिमेट्रिकल होता है इसके इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के काफी क्लोज होता है। तो न्यूक्लियस के काफी क्लोज होता है तो यह रिपल्सन ज्यादा करेगा, और इससे दूर होता है पी। तो जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका होगा, मतलब एस में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा धक्का मारेगा, और पी में क्या होगा, कम होगा। अच्छा, डी में तो और कम होगा। यानी अगर हम कहें तो एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, और सबसे कम का। यानी डी और एफ का जो होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है भैया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है मतलब लेस शील्डिंग इफेक्ट है, तो मोर न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। यानी डी और एफ में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डी और एफ में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन जाने से या एफ में इलेक्ट्रॉन जाने से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन इन करेगा तो चूंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है,
द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एस और पी का शील्डिंग इफेक्ट होता है, डी और एफ का नहीं होता है। तो इसको कोऑर्डिनेट करना है। अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है यानी लेस शील्डिंग इफेक्ट है तो मोर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, एफ का तो बहुत ही खराब होता है शील्डिंग इफेक्ट, यानी एफ में इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब न्यूक्लियस खुश हो जाता है, क्योंकि एफ न्यूक्लियस को मालूम है कि एफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसे तो डी भी सोचता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, डी में थोड़ा सा रहता है, लेकिन डी में भी इलेक्ट्रॉन जाने से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता नहीं है कि बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं यहां पर, ये होगी विद्यार्थी, द शील्डिंग इफेक्ट और मोर शील्डिंग इफेक्ट है तो लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर लेस शील्डिंग इफेक्ट है तो मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। बात समझ में आया। और डीएफ का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, नोट करिए, यह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लिखते हैं जेड स्टार। क्या लिखते हैं, जेड स्टार। यानी इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट होने के बाद विद्यार्थी, शील्डिंग इफेक्ट घटाने के बाद जो नेट अट्रैक्शन फोर्स बचता है उसी को क्या कहते हैं, यानी यहां पर कहता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब एटॉमिक नंबर, और उसमें से घटा दो क्या चीज, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या करोगे, घटा दो, तो तुम्हारा क्या बचेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग सिग्मा से डोनेट करते हैं। किसे डोनेट करते हैं, सिग्मा से। यानी जेड स्टार बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। अब मान लो यह कम होगा तो ये ज्यादा होगा, अगर यह ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब घटाने के बाद। तो अब जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा, वह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है यानी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। नोट करो, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सबसेट। हो गया। अब देखो जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबसेल होता है मोस्ट स्टेबल होता है, इसीलिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। देखोगे द एलिमेंट्स विथ हाफ फील्ड एंड द एलिमेंट्स विथ हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबसेल, द एलिमेंट विथ हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबसेल are more stable, therefore its ionization enthalpy is more, अब देखो एक कार्बन, हम एक दो एग्जांपल के साथ आपके हम लेना आते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 7 और इसका 8। अगर तुम लिखोगे इसका, यह हो गया 1s2, 2s2, 2p2, यह हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3, और यह हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4। अब इसका आउटर मोस्ट यही है, 2s पूरा भरा हुआ है, और यह है 2p। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी आउटर मोस्ट में 2s है, ये पूरा भरा हुआ है, और 2p में यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यह है 3 इलेक्ट्रॉन, और यह है 2s, और यह है 2p। यहां पर यह 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहां जो 2p3 है, 2p3 ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल है। ये हमारा
ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड, मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में नाइट्रोजन से ज्यादा एनर्जी लगेगा। यानी यहां पर फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें तो वह नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद ऑक्सीजन का, तब हमारा किसका होगा? लेकिन अगर तुम सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी का बात करोगे तो सेकंड निकलेगा इसका 2p3 से, हाफ फील्ड से, इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका निकलेगा 2p2 से। यानी उस समय ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन का, फिर क्या होगा? कार्बन का। यानी इलेक्ट्रॉन जब हम निकालने के बाद देखें किसका ज्यादा होगा, तो यहां पर फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी नाइट्रोजन का ज्यादा है, क्योंकि वह क्या है? हाफ फील्ड। और सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का, क्योंकि वह निकल रहा है एक निकालने के बाद क्या बच जाएगा? 2p3, और 2p3 हमारा क्या है? हाफ फील्ड है। इसीलिए सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का। तो इस तरह से हमको डी में भी देखना है कि किसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होगा और किसका कम। ठीक है, तो नोट यहां पर वीडियो मेरा पॉज हो गया था, तो ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो यहां पर मैग्नीज और आयरन में हम लोग देख लिए, तो मैग्नीज और आयरन में अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा मैग्नीज तो 3d5 से, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां 3d6 से। इसीलिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा मैग्नीज का वह आयरन से ज्यादा होगा। लेकिन कॉपर और जिंक में अगर देखें तो यहां पर 4s1 3d10 है, यहां 4s2 3d10 है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका निकल रहा है 4s से, अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जिंक का निकल रहा है 4s2 से। तो ये फुली फील्ड है, इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक का ज्यादा होगा कॉपर से। अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d10 से, ये फुली फील्ड है, और यह है 4s1 है। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर का ज्यादा होगा जिंक से, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वह जिंक का ज्यादा होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d10 से, यहां थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d9 से। तो इस तरह से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आयोनाइजेशन एनर्जी मेजर करना होगा इस टॉपिक में। ये जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी और ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो टॉपिक है वह सीबीएसई के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, तो जितना आसानी से समझिएगा जवाब उतना ही आसानी से आप लिख पाइएगा। इसीलिए आपको एक अलग से हम क्लास लगाए थे। ठीक, ओके। अब देखो यहां पर एक चीज पढ़ना हम लोग को, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, अब सब्लिमेशन एनर्जी या इसको हम लोग कहते हैं एटोमाइज, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे कोई मेटल मान लो सॉलिड है, कोई मेटल क्या है? सॉलिड। और सॉलिड से उसमें से एक एटम को गैसियस स्टेट पे निकाला जाए, किस स्टेट पे? गैसियस स्टेट। तो यहां जो एनर्जी लगेगा वही सब्लिमेशन एनर्जी, यहां जो एनर्जी लगेगा इसी को कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ये भी हमारा इंडोथर्मिक है, यह भी हमारा क्या है? इंडोथर्मिक है। तो जहां पर मेटेलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका सब्लिमेशन इंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, और एक है चला हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है कि जैसे मान लो कि कोई आयन है, आयन, और वाटर में तुमने क्या किया? इसको डाल दिया। तो वाटर मॉलिक्यूल तो पोलर होता है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ, या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से क्या करेगा? सॉल्वेंट कर देगा, ये सॉल्वेंट कर देगा। ये तो एनर्जेटिकली पार्टिकुलर एनर्जी ज्यादा है, तो जैसे ही चारों ओर से सॉल्वेशन होगा एनर्जी क्या करेगा? रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? हाइड्रेशन इंथैल्पी। मतलब किसी भी आयन को अगर आपने क्या किया? वाटर में डाला,
और यहां पर जो ये हमारा डेल्टा एच है, इसको कहते हैं ये एक्सोथर्मिक है। ये हमारा क्या है? एक्सोथर्मिक। और हाइड्रेशन इंथैल्पी हमेशा एक्सोथर्मिक है, कम या ज्यादा देगा। अगर जितना छोटा रहेगा ना साइज, उसका हाइड्रेशन इंथैल्पी उतना ही ज्यादा। छोटा में क्या फायदा होगा? अगर छोटा रहेगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा मानो पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा है तो उसका पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी क्या है? ज्यादा। तो नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसके पास जाएगा तो एनर्जी क्या रिलीज करेगा? ज्यादा। तो ये हमारा क्या चीज है? हाइड्रेशन। तो हमारे पास हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो कि एंडोथर्मिक, सॉरी सब्लिमेशन एनर्जी भी हमारा एंडोथर्मिक है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारा एक्सोथर्मिक। ये सारे किट लेकर कल हम लोग 12 बजे के बाद इस चीज को देखेंगे। ठीक, चलिए।